गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपनी मॉडर्न डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं रोग निदान के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है मॉडर्न के अंदर वो है हमारी कॉमन जीआईटी डिजीज़। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितनी भी डिजीज़ होती हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम अल्सरेटिव और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। तो पहले देख लेते हैं हम अल्सरेटिव एंड नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। ये जो है हमारे जीआईटी की, स्टमक की, ड्योडेनम की बेसिकली डिजीज़ होती है। अल्सरेटिव जिसके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं और नॉन अल्सरेटिव जिसके अंदर अल्सर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। डिस्पेप्सिया को ही इंडाइजेशन भी कहा जाता है। जो लेमन टर्म होती है वो होती है इंडाइजेशन, और डिस्पेप्सिया जो है वो हमारी मेडिकल टर्म होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है हमारा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है डिस और एक है पेप्सिया। तो डिस का मतलब होता है डिसफंक्शन और पेप्सिया का मतलब होता है स्टमक या अपर एब्डोमेन। तो dyspepsia is broadly defined as chronic or recurrent pain in the upper abdomen or the epigastrium। तो जो अपर एब्डोमिनल रीजन होता है, एपिगेस्ट्रियम होता है, वहाँ पर लगातार पेन रह रहा है, बहुत लंबे टाइम से पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है, तो उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। और डिस्पेप्सिया को ही इंडाइजेशन भी कहा जाता है। डिस्पेप्सिया जो है वो बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, अल्सरेटिव एंड नॉन अल्सरेटिव। जो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया होता है उसके अंदर स्टमक की लेयर हो गई, ईसोफेगस की लेयर हो गई या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो ड्योडेनम की लेयर होगी वहाँ पर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, यानी कि वहाँ पर अल्सर्स या एक तरीके से छाले पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। जो नॉन अल्सरेटिव होता है इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी अल्सर नहीं होता है। देयर इज़ नो अल्सरेशन फाउंड इन द एंडोस्कोपी बट सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया आर प्रेजेंट। ठीक है, अल्सरेशन नहीं है लेकिन फिर भी इंडाइजेशन हो रहा है, पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट है अपर एब्डोमेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो सबसे पहले है यहाँ पर हम बात करते हैं अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया की डिटेल में। तो जो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया होता है इसे हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी बोलते हैं। PUD किसका नाम है, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया का। डेफिनेशन क्या है इसकी, open sores or lesions in the mucosal lining caused by aggressive gastric acid and pepsin overcoming the mucosal defense mechanisms। तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया किस वजह से होता है, जब हमारी स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेप्सिन जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों मिलकर जो म्यूकोसा लेयर है स्टमक की या इसोफेगस की या इंटेस्टाइन की, उसको डैमेज करने लगते हैं। ये म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है उससे ज़्यादा हो जाते हैं ये दोनों चीज़, तो ये उसकी वॉल को डैमेज कर देते हैं और वहाँ पर अल्सर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ईटियोलॉजी या फिर क्योजेस क्या क्या हो सकते हैं अल्सर्स फॉर्मेशन के, तो सबसे मेन रीज़न होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्रोनिक यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नसेड्स लाइक द आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और एस्पिरिन। इसके नाम ना भी याद करें तो भी चल जाता है, लेकिन ये याद हो ही जाते हैं जनरली। तो इनकी यूज़ की वजह से भी, इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो स्टमक की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। रेयर केसेस में जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। ये एक टाइप का ट्यूमर होता है जिसके अंदर से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो HCl की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो गैस्ट्रिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इस ट्यूमर की वजह से, तो वहाँ पर HCl की सिक्रेशन भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो स्टमक की लेयर है वहाँ पर अल्सर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और वायरल इन्फेक्शंस, इसकी वजह से भी जो है अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया हो सकता है। देन बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव फैक्टर्स सच एज गैस्ट्रिक एसिड, पैप्सिन, नसेड्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये सारी चीज़ें जब बढ़ जाती हैं और डिफेंसिव फैक्टर्स जो हैं हमारे म्यूकस हो गया, बाइकार्बोनेट की लेयर हो गई और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए और म्यूकोसल ब्लड फ्लो हो गया, ये चीज़ें जो हैं कम हो जाते हैं। डिफेंसिव फैक्टर्स कम हो गई और एग्रेसिव फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, तो एग्रेसिव फैक्टर्स मिलकर जो है स्टमक की लेयर को डैमेज कर देते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो कि म्यूकोसल लेयर को डिग्रेड कर देते हैं और वहाँ पर अल्सर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं।
जो नसेड्स होते हैं हमारे वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो स्टमक के अंदर ऑन द स्पॉट बनते हैं और ये जो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को नशेड्स ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारे कोक्स इनहिबिटर्स होते हैं वो। इसकी वजह से जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट हैं वो कम हो जाते हैं। ये कम होंगे तो जो एग्रेसिव फैक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और म्यूकोसल लेयर को डैमेज करने लगते हैं। देन है इसके टाइप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स है इसके गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ड्यूरनल अल्सर्स। दो टाइप का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो कि स्टमक के अंदर होंगे और ड्यूरनल अल्सर्स जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूरनम के अंदर होते हैं। तो इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूरनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर हो रहे हैं और ड्यूरनम वाले रीजन के अंदर हो रहे हैं, उनको ड्यूरनल अल्सर्स हम बोलते हैं। जब स्टमक का कुछ एसिड जो है ड्यूरनम की फर्स्ट लेयर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अल्सर्स क्रिएट कर रहा है तो वो ड्यूरनल अल्सर होगा। और ईसोफेगस के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी कई बार एसिड रिफ्लक्स हो जाता है तो वहाँ पर भी अल्सर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका डिफरेंस। एज ग्रुप, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कॉमनली ओल्डर एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो ड्यूरनल अल्सर्स है वो यंगर एडल्ट्स के अंदर, तो जो 30 से 55 एज के होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होंगे उसके अंदर पेन का पैटर्न कैसा रहता है, तो वर्सेंड बाय ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर का पेन बढ़ जाता है और नाइट के टाइम पर इसमें पेन नहीं होता है। इसमें जो है गैस्ट्रिक अल्सर, हमने जैसे ही तुरंत खाना खाया तो खाना हमारे कहाँ पर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर जो है अल्सर्स की फॉर्मेशन है तो वहाँ पर खाने की वजह से HCl पेप्सिन वगैरह सिक्रीट होते हैं और जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है खाने के बाद, और इसमें नाइट में पेन नहीं होता है। ड्यूरनल अल्सर जो होते हैं उनमें पेन फूड रिलीफ पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये टर्म इम्पॉर्टेंट है कि पेन फूड रिलीफ पैटर्न किस में देखने को मिलेगा, ड्यूरनल अल्सर्स में। इसका मतलब है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है। जो ड्यूरनल अल्सर्स होते हैं उनके अंदर खाने के 2 से 5 घंटे के बाद पेन होता है, पोस्ट मील खाने के बाद, क्योंकि उस टाइम पर जो फूड है वो हमारा ड्यूरनम के अंदर पहुंचता है। 3 से 3 घंटे के आसपास जो फूड है वो हमारा स्टमक के अंदर रहता है। वोमिटिंग की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में वोमिटिंग कॉमन होती है। जैसे ही खाना खाया HCl वगैरह सिक्रीट हुआ और एकदम से वहाँ पर पेन होने लगता है तो उसको बॉडी बाहर निकालने के लिए वोमिट करने लगती है, जबकि ड्यूरनल अल्सर्स में वोमिटिंग देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो 2 से 5 घंटे बाद हो रहा है और वो ड्यूरनम जो है वो हमारे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है। स्टमक के अंदर जो है वोमिटिंग कॉमन हो सकती है वहाँ पर पेन होने की वजह से, लेकिन ड्यूरनम के अंदर नहीं होती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स की हम बात करें तो इसके अंदर हेमाटेमेसिस यानी कि वोमिटिंग में ब्लड आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर्स जो हैं वो ब्लीड करते हैं तो वो जो ब्लड है वो वोमिटिंग के साथ आने लगता है। जबकि ड्यूरनल अल्सर्स में भी हेमाटेमेसिस मिल सकता है, लेकिन मेलेना जो है वो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ड्यूरनम अल्सर्स, ड्यूरनम जो है नीचे का पार्ट है तो वहाँ पर जो स्टूल्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर ब्लड वगैरह देखने को मिलता है। तो स्टूल्स के अंदर जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो जो स्टूल्स हैं वो डार्क ब्लैक कलर के फाउल स्मेलिंग हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, मेलेना बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर हेमाटेमेसिस कॉमन है और ड्यूरनम अल्सर्स के अंदर मेलेना ज़्यादा कॉमन होता है। टेंडरनेस की बात करें तो यहाँ पर एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर आता है तो वहाँ पर मिड लाइन के अंदर ज़्यादा टेंडरनेस रहती है, जबकि ड्यूरनम अल्सर्स के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रहती है, क्योंकि ड्यूरनम जो है वो हमारा एपिगैस्ट्रियम रीजन में और राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वेट चेंजेस की बात करें तो ऑफन क्योजेज द वेट लॉस, इसके अंदर जो है खाने के बाद पेन बढ़ रहा है तो पेशेंट जो है वो खाने से डरता है, कम खाता है तो उसकी वजह से वेट लॉस होने लगता है, जबकि ड्यूरनल अल्सर्स में वो खाने से रिलीव हो रहा था तो इस वजह से वहाँ पर वेट गेन होता है। एसिड सिक्रेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर नॉर्मल या फिर लो एसिड की सिक्रेशन देखने को मिलती है, जबकि ड्यूरनल अल्सर्स के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की हाइपर सिक्रेशन रहती है। क्योंकि ड्यूरनम अल्सर्स के अंदर जो मेन क्योज होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है और वो बैक्टीरिया जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को एक्सट्रीमली बढ़ा देता है।
जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मल या फिर लो एसिड प्रोडक्शन देखने को मिलती है। नसेड्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्योज है गैस्ट्रिक अल्सर्स का, जबकि डुओडेनम अल्सर्स में नसेड्स का इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो नसेड्स की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डुओडेनल अल्सर्स। मैलिग्नेंट पोटेंशियल देखिए तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में स्मॉल रिस्क होता है मैलिग्नेंसी का, ये मैलिग्नेंसी की तरफ, ट्यूमर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर बायोप्सी करवाना मैंडेटरी हो जाता है, जबकि डुओडेनल अल्सर जो होते हैं उनके अंदर मैलिग्नेंट नहीं होते हैं। एक्सट्रीमली रेयर केस होते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाते हैं, वर्चुअली नॉन मैलिग्नेंट ही रहते हैं। देन यहाँ पर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो बर्निंग एपिगैस्ट्रियम पेन या फिर डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर अल्सर्स की फॉर्मेशन है और एसिड वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर बर्निंग पेन भी रहेगा। नोज़िया रहता है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है अल्सर्स फॉर्मेशन हो गई, जैसे ही खाना अंदर जाता है उसको बाहर निकालने का मन करने लगता है, तो नोज़िया रहता है। अर्ली सेटाइटी, फीलिंग फुल क्विकली, जल्दी पेट भर जाता है और कुछ खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इनडाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। ब्लोटिंग की कंडीशन रहती है, गैस जैसा फील होता है, और बेल्चिंग यानी कि डकारें आती हैं इसमें। जो गैस्ट्रिक अल्सर का पेन होता है, इट ऑफन वर्सन्स शॉर्टली आफ्टर ईटिंग एज फूड कॉन्टैक्ट्स द अल्सर्स। ठीक है, तो खाने के तुरंत बाद जो फूड है वो अल्सर्स के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उस वजह से पेन होने लगता है। ड्यूडेनल अल्सर का जो पेन होता है, इट ऑफन इम्प्रूव्स विद ईटिंग एज फूड बफर्स एसिड, क्योंकि ड्यूडेनम अल्सर्स के अंदर जो एसिड एक्स्ट्रा सिक्रीट हुआ था, HCl था, जो पेप्सिन एंजाइम वगैरह थे, उनको डाइजेस्ट करने के लिए फूड मिल जाता है, तो उस वजह से इसमें जो है खाने से रिलीफ देखने को मिलता है, क्योंकि पेन जो है वो गैस्ट्रिक रीजन में नहीं है। गैस्ट्रिक रीजन में जो है फूड और एसिड जो है वो बफर बना लेते हैं, और ड्यूडेनम अल्सर के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद, खाने के 2 से 3 घंटे बाद जब स्टमक जो है एम्प्टी होता है ड्यूडेनम के अंदर, और नाइट रीजन के टाइम पर जो ड्यूडेनम अल्सर का पेन है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम पर पेट खाली होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हमने बात कर ली। सेकंड हम बात कर लेते हैं नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। एंडोस्कोपी कराने के बाद जहाँ पर स्टमक के अंदर किसी भी टाइप की अल्सरेशन या गैस्ट्रिक कैंसर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो कॉमनली कोज रहता है वो रहता है नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, या फिर इसे हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है अपर एब्डोमिनल पेन या फिर नोज़िया, जो हमने ऊपर सिम्टम्स पढ़े थे वो सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सरेशन है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसकी इटियोलॉजी या फिर क्या क्या क्योजेज हो सकते हैं इसके। नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया कैन बी द रिजल्ट ऑफ डाइवर्स एंटिटीज़, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, उसकी वजह से भी नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया हो सकता है। और GERD हम जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, या इडियोपैथिक भी इसके क्योज होते हैं, अननोन क्योजेज़ की वजह से भी हो सकते हैं। जिन पर्सनस में एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहता है, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ रहती है, H. pylori की इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, या नशेड्स की हिस्ट्री है, उनके अंदर ये कॉमनली देखने को मिलता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? थॉट टू इन्वॉल्व ऑल्टर्ड गैस्ट्रिक मोबिलिटी, जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो ड्यूडेनम के अंदर डिले से एम्प्टी होते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। स्टमक में जितने टाइम फूड रहना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम रहता है। विसरल हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ये गट के अंदर जो नॉर्मल स्टिमुलस है, जो फूड वगैरह है, नॉर्मली जो वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उन्हें भी जो है ये पेनफुल स्टिमुलेशन ले लेता है। हाइपर सेंसिटिविटी जहाँ पर हो जाती है तो वहाँ पर भी पेन, डिस्कम्फर्ट रहता है एब्डोमेन में, तो उसको भी नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के अंदर हम मानते हैं। इम्पेयर्ड अकोमोडेशन ऑफ द स्टमक टू द मील्स, ठीक है, स्टमक के अंदर मील्स जो हैं वो अच्छे से नहीं आई हैं, या फिर ओवर ईटिंग वगैरह कर लिए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लो ग्रेड मिकोसल इम्यून एक्टिवेशन, ठीक है, तो इम्यून एक्टिवेशन अच्छा नहीं है मिकोसा का, उस वजह से हो सकता है। टाइप्स क्या क्या हैं इसके? पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम और एपिगैस्ट्रियम पेन सिंड्रोम। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है खाने के बाद अनकम्फर्टेबल फुलनेस आ रही है, अर्ली सेटाइटी यानी कि पेट भरा हुआ फील हो रहा है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और दूसरा है हमारा एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, इसके अंदर इंटरमिटेंट 2 मील्स के बीच में पेन होता है और किसी भी टाइम पर पेन हो सकता है, बर्निंग सेंटर्ड इन द अपर एब्डोमेन। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? रिकरेंट पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस रहेगी बार बार,
अर्ली सेटाइटेशन रहेगी, एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा और एपिगैस्ट्रियम रीजन में बर्निंग रहती है। हार्ट बर्न में भी प्रेजेंट बट इट इज़ नॉट द प्राइमरी सिम्टम, ठीक है। तो प्राइमरी सिम्टम नहीं होता है लेकिन ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशंस। इनको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं। जो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया होता है उसके लिए हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराना पड़ता है, और जो मेलिग्नेंसीज वगैरह ना हो गई उनकी वजह से तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग होती है। स्पेशली इन द पेशेंट्स ओवर 50, जिनकी एज 50 से ज़्यादा, उसमें ये ज़्यादातर हमें करवानी ही पड़ती है, और जिनमें अलार्म सिम्टम्स जो हैं इसके प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी है स्वेलिंग में, परसिस्टेंट उनको वॉमिटिंग रह रही है, तो ये सारे जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। तो इसके बाद जो है हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं, अपर एंडोस्कोपी कराते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी। जिन 3 रीजन्स में अल्सर्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं वहाँ की जो है एंडोस्कोपी कराते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर विजुअलाइजिंग द ईसोफेजियल गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल म्यूकोसा। इस एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से एंडोस्कोप होता है या पाइप टाइप में होती है, ये इस तरीके से स्टमक के अंदर डाली जाती है। इस तरीके से पेशेंट को लिटाकर उसका पेट जो है नीचे की तरफ होता है, इसको डॉक्टर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू, गले को जो है सुन्न कर देते हैं। तो उसके अंदर जो है आगे सामने की तरफ लाइट लगी हुई होती है और कैमरा उसके अंदर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो इसोफेगस है उसके अंदर किसी भी टाइप की अल्सरेशन तो नहीं है, किसी भी टाइप का कार्सिनोमा तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और उससे जो है हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, यानी कि छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, जिससे बाद में हम अल्सर्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को हम चेक कर सकते हैं, कैंसर को भी हम यहाँ तक कि रूल आउट कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी जो है इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अल्सर्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो में भी मैंने दिखाया है, ये यहाँ पर अल्सर्स प्रेजेंट हैं, ये एंडोस्कोपी कराई गई है, यहाँ पर ये एरो की मार्किंग भी दे रखी है, यहाँ पर कितनी डिटेल में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अल्सरेशन हैं। देन है एच पाइलोरी टेस्टिंग। पेप्टिक अल्सर को चेक कराने के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की भी हम टेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड्स है, एक है नॉन इन्वेजिव और एक है इन्वेजिव। इन्वेजिव के अंदर हमें जो है अंदर इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ता है, एंडोस्कोप डालना पड़ता है। तो उसमें आता है एक है रैपिड यूरियस टेस्ट और एक है हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी। जब एंडोस्कोपी कराते हैं तो हिस्टोलॉजिकल उसका एनालिसिस करते हैं कि जो लेयर्स हैं हिस्टोलॉजी स्टमक की वो कैसे हैं। और दूसरा टेस्ट है यहाँ पर रैपिड यूरियस टेस्ट, ये 100% कराया जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हों या ड्यूडेनल अल्सर्स हों। रैपिड यूरियस टेस्ट को ही CLO टेस्ट भी बोलते हैं, कैम्फाइलोबैक्टर लाइक ऑर्गेनिज्म टेस्ट। इस तरीके से किट आती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्टमक है होता है, एंडोस्कोप की मदद से वहाँ का एक बायोप्सी ले लेते हैं, और उस पार्ट को जो है ये जो येलो कलर की गोली टाइप में दिखाई दे रही है, इसको पीछे से हम खोलते हैं। खोलने के बाद पहले इस पर डाइल्यूट वाटर डालते हैं 1 से 2 ड्रॉप, उसके बाद जो हमने सेगमेंट वहाँ से लिया है उसको इसके ऊपर डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर को हम यहाँ से निकाल देते हैं और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। अगर इसका कलर रेड से पिंक हो जाता है तो इसका मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है रैपिड यूरियस टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी के साथ जनरली ये भी कराया जाता है। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव टेस्ट कौन से हैं, जिसके अंदर हम एंडोस्कोपी नहीं करा रहे हैं, एंडोस्कोपी हमने नहीं करा सकते, पेशेंट जो है एंडोस्कोपी के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर यूरिया ब्रेथ टेस्ट करा सकते हैं और स्टूल एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। स्टूल्स के अंदर भी जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी हम कराते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, वो यूरियज एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि यूरिया को एमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको तोड़ता है। तो हाँ, यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक गोली देते हैं पेशेंट को, उस गोली के अंदर जो है यूरिया प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कार्बन का आइसोटोप हम दूसरा यूज़ करते हैं, C12, C13, C14, इनमें से कोई भी यूज़ करते हैं।
और बाद में हम उसको देते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम जो है उसकी ब्रेथ कलेक्ट करते हैं, माउथ के थ्रू उसकी ब्रेथ कलेक्ट करेंगे। एक ट्यूब सी आती है, उसके अंदर हम इसको कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से पैकेट सा होता है, उसके अंदर उसको फूंक मारने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर जो एयर है वो स्टोर हो जाती है। उसको बाद में हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है। जो बैक्टीरिया, अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो जो है वो उसको यूरिया को कन्वर्ट कर देता है CO2 के अंदर। CO2 के अंदर जो कार्बन का आइसोटोप मिलेगा हमें, वो दूसरे वाला मिलेगा जो हमने यूरिया के अंदर डाला था। तो उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको 100% कराया जाता है अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो। और लेबोरेटरी टेस्ट में CBC करवा सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया तो नहीं हो गया। लीवर और पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कि बिलियरी या फिर पेनक्रियाटिक डिजीज़ तो नहीं है। और इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन्स करा सकते हैं। ओकेजनली कभी कभी करवाया जाता है अगर बिलियरी या फिर पेनक्रियाटिक ओरिजिन से हमें सस्पेक्टेड हैं कि इनकी वजह से भी हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर्स के लिए डायग्नोस करने के लिए 2 मेन है। इसके अलावा अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम लास्टली उसको जो है नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से एंडोस्कोपिक रिपोर्ट्स भी यहाँ पर दिखाई हुई हैं कि एंडोस्कोप यहाँ पर यूज़ करते हैं। ईसोफेगस जैसे यहाँ पर नॉर्मल दिख रही है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रेजेंट हैं, गैस्ट्राइटिस चेंजेस भी हैं, फंडस रीजन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ड्यूोडेनम अल्सर्स है नहीं, पाइलोरस जो है वो नॉर्मल है। इम्प्रेशन गैस्ट्रिक अल्सर्स आए हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पर जैसे ये वाली रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है पोस्ट प्रेंडियल नोज़िया और वॉमिटिंग थी पेशेंट को। तो ईसोफेगस तो जो है वो नॉर्मल है। और स्टमक के अंदर भयंकर अल्सर्स इसको हुए हुए हैं। मल्टीपल सुपरफिशियल इरोजन्स नोटेड इन द फंडस। बॉडी के अंदर भी, एंट्रम के अंदर भी मल्टीपल हैं स्मॉल इरोजन्स, जबकि पाइलोरस जो है वो नॉर्मल है। ड्यूोडेनम जो है उसके अंदर भी अल्सर जो हैं वो नोट किए गए हैं। सीवियर पेन गैस्ट्राइटिस, मल्टीपल ड्यूोडेनम अल्सर्स नोटेड। तो RUT टेस्ट जो हमने कराया है वो भी पॉजिटिव, उसकी भी यहाँ पर अटैच की गई है। ये हम देख सकते हैं एकदम पिंक हो रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पर अल्सरेटिव एंड नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।